हेलो स्टूडेंट, जैसा कि सभी आप जानते हैं यूपी बोर्ड 2022 का बिगुल बज चुका है और हम लक्ष्य 2024 का 24 मार्च का लेकर चल रहे हैं। और ये लक्ष्य जो है यूपी बोर्ड 2022 का है और ये 2022 का जो बोर्ड है उस बोर्ड के परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, खासतौर पे विषय हिंदी के, हम उनको कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज में आज जो हम आपको टॉपिक देने जा रहे हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न निश्चित बनने वाले हैं। और यदि आप इन सारे सेशन को तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पे जो आपका जो रिजल्ट होगा वो 90% से आने से कोई नहीं रोक सकता। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ सेशन को पूरा एंजॉय करें और यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे एक लाइक, साथ में एक शेयर करना कतई न भूलें। इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, इस ग्रुप को आप तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और साथ साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए सेशन को लेट न करते हुए सीधे चलते हैं, क्योंकि आपका ये जो सेशन है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज इस टॉपिक में पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 1 हमारा शब्द युग्म है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अर्थात यहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से गलतियाँ कर देते हैं। तो आज अगर इन क्वेश्चन को आप कंप्लीट रखते हैं तो निश्चित तौर पे प्रश्न यहीं से बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपका वर्ड है वो ध्यान दें। पहला वर्ड आपका है आधि और व्याधि। ध्यान रखेंगे, आधि और व्याधि ये आपका शब्द युग्म है, जिसके ऑप्शन है सुख और दुख, चिंता और शोक, बीमारी और आनंद, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। तो ध्यान देंगे, आधि और व्याधि जो है उसका जो सही अर्थ होगा वो शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट होगा। दूसरा जो वर्ड है वो अम्ब और अम्भ है। अम्ब और अम्भ ध्यान रखेंगे, जिसका ऑप्शन है पेड़ और पानी, माता और पिता, आकाश और स्वर्ण, देवी और देवता। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा वो पेड़ और पानी होगा। अम्ब और अम्भ में जो अर्थ होगा जिसका उत्तर है पेड़ और पानी। तीसरा आपका जो वर्ड है शब्द युग्म है वो है अम्बुद और अम्बुज। यहाँ हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। तो अम्बुद और अम्बुज जिसका ऑप्शन है जलदान और जलजीव, बादल और जल, बादल और कमल, बादल और मछली। तो ध्यान रखेंगे, आपको मैं एक ट्रिक बता दूं। द का मतलब होता है देने वाला, ज का मतलब होता है जायमान होने वाला, जिसे हम कह सकते हैं पैदा होने वाला, और ध का मतलब होता है धारण करने वाला। तो यहां आप ध्यान रखेंगे, यदि पानी के जो आपके पर्यायवाची हैं अगर उसमें द अक्षर लग गया तो ध्यान रखेंगे उसका जो अर्थ होता है, तो पानी कौन देता है? बादल। जैसे अगर अम्ब पानी का पर्यायवाची है उसमें द लगा देंगे तो बादल हो जाएगा। नीर हमारा है, द लगा देंगे तो बादल हो जाएगा। इसी तरह जम अगर लगा देते हैं तो जायमान होने वाला या पैदा होने वाला। तो पानी के पर्यायवाची में अगर ज अक्षर हम जोड़ देते हैं तो वहाँ तुरंत
पैदा होने वाला अर्थात कमल हो जाएगा। तीसरा ध होता है तो धारण करने वाला, तो ध जो होगा उसमें अगर हम पानी के ऑप्शन में ध अच्छा लगा देंगे तो वो समुद्र हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे पानी के पर्यायवाची से आप यह कमल, बादल और समुद्र के शब्दों को आप तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो अम्बुद और अम्बुज का जो उत्तर होगा वो ग होगा बादल और कमल। ज से जायमान कमल होने वाला, द देने वाला अर्थात बादल। अगला जो शब्द युग में है वो है अविराम और अभिराम। तो इसके ऑप्शन है लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो आप गेस कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसको आप अच्छी तरह जान भी रहे हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो अनवरत और आकर्षक होगा। अगला जो शब्द युग में है अंश और अंशु। अंश और अंशु, तो इसके ऑप्शन जो है भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। तो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब होता है सूर्य। तो भाग और सूर्य इसका सही उत्तर होगा। अगला जो शब्द युग में है वो है निश और वाशर। निश और वाशर, इसका जो ऑप्शन है रात और दिन, प्रातः एवं सायं, दोपहर एवं सायं, और चौथा आपका है घड़ी और प्रहर। तो जो निश और वाशर का मतलब होता है, तो निश का मतलब होता है रात, वाशर का मतलब होता है दिन। तो इसका जो क ऑप्शन है रात और दिन, इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला शब्द युग में है तरणी और तरुणी। तो इसके ऑप्शन है नदी और गंगा, लता और कली, नौका और युति, यमुना और सूर्य। तो ध्यान रखेंगे तरणी का मतलब होता है नौका और तरुणी का मतलब होता है युति। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा नौका और युति। जो अगला शब्द युग में है वो देखेंगे प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद और प्रासाद, तो प्रसाद और प्रासाद का जो ऑप्शन है कृपा और महल, महल और कृपा, भवन और वाटिका, विशाल इमारत और कुटीर। तो ध्यान रखेंगे प्रसाद का मतलब होता है कृपा और प्रासाद का मतलब होता है महल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कृपा और महल। जो अगला शब्द युग में है वो है छात्र और छात्र। ध्यान रखेंगे उच्चारण में भी और अर्थ में भी। तो छात्र और छात्र का आपको ऑप्शन मिल रहा है छत्रधारी और विद्यार्थी, विद्यार्थी और नेत्र, छत्रीधर्मी और विद्यार्थी, विद्यार्थी और क्षत्रियोचित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान रखेंगे छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी और छात्र का मतलब होता है क्षत्रियोचित, अर्थात क्षत्रिय धर्म के अनुसार। तो ध्यान रखेंगे छात्र का जो अर्थ होता है क्षत्रियोचित होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी और क्षत्रियोचित। अगला जो ऑप्शन है वो है शब्द युग्म नीर और नीड़। तो ध्यान रखेंगे नीर का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ ऑप्शन आपको मिल रहा है नारी और जड़, जड़ और नारी, घोंसला और जल, जल और घोंसला। तो ध्यान रखेंगे नीर हमने आपको बताया था, नीर जो होता है उसका अर्थ होता है जल और नीड़ का जो अर्थ होता है वो होता है घोंसला। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो होगा जल और घोंसला। ये आपका जो अगला शब्द युग में है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कूल और कूल, कुल और कूल। तो इसका जो ऑप्शन है वंश और किनारा, सब और आवाज, ध्वनि और शीतल, वंश और शीतल। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला क। अगला देखेंगे अगला जो शब्द युग में है वो ध्यान रखेंगे पुरुष और परुष, पुरुष और परुष। तो यहाँ ध्यान रखेंगे
इसका ऑप्शन है वीर और कायर, व्यक्ति और कठोर, कोमल और कठोर, दुखी और कृपण। तो यहाँ जो आपको ध्यान रखना है, पुरुष का मतलब हम जानते हैं व्यक्ति होता है और परुष का मतलब होता है कठोर। तो यहाँ पे जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, व्यक्ति और कठोर। जो अगला शब्द युग्म है वो है वसन और व्यसन। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये शब्द युग्म है, वसन और व्यसन। तो इसके जो ऑप्शन है विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो आपको आंसर है वो है, तो इसका जो उत्तर होगा, वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का मतलब होता है आदत। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्त्र और आदत। अगला जो शब्द युग्म है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शब्द युग्म है, द्वीप और द्वीप। तो इसके जो ऑप्शन है वो है टापू और हाथी, हाथी और टापू, हाथी और हौदा, टापू और हौदा। तो ध्यान रखेंगे, जो इसका उत्तर होगा, तो द्वीप का अर्थ होता है हाथी और द्वीप का अर्थ होता है टापू। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो ख होगा, हाथी और टापू। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज के इस सेशन का दूसरा जो टॉपिक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है वाक्यांश, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम इसको भी आज महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दे रहे हैं और क्वेश्चन हमको जो मिलने वाले हैं वो यहीं से मिलने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है जिस पर विश्वास न किया जा सके। ध्यान रखें, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे हम कहते हैं अविश्वसनीय। अगला जो इसका है वो है जिसे प्राप्त करना कठिन हो। जिसे प्राप्त करना कठिन हो वो होता है दुर्लभ। अगला जो वाक्यांश है जो नष्ट होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है उसे हम कहते हैं क्षयी या क्षयशील। दोनों शब्द बन सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको दिमाग में रखना है। अगला जो है वो है दूसरों पर आश्रित रहने वाला। दूसरों पर आश्रित रहने वाला हम उसे क्या कहेंगे, तो ध्यान रखेंगे उसे हम कहेंगे पराश्रित। अगला जो है जो अधिक बोलता है, या इसे हम कह सकते हैं कि व्यर्थ की बात करने वाला। जो अधिक बोलता है उसके लिए भी और व्यर्थ की बात करने वाला इसके लिए भी एक जो आपका वर्ड होगा वो होगा वाचाल। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जिसकी पहले से आशा न की गई हो। जिसकी पहले से आशा न की गई हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अप्रत्याशित। जो अगला आपका वाक्य है जो जाना न जा सके, तो ध्यान रखेंगे जो जाना न जा सके उसे हम कहते हैं अज्ञेय। अगला वाक्य क्या है, जो कम बोलता है या संयम से और कम बोलने वाला। संयम से बोलता है या कम बोलने वाला। ध्यान रखेंगे इसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, मितभाषी। उसे हम क्या कहेंगे, मितभाषी कहेंगे। अगला जो वाक्य है जो एक दूसरे पर आश्रित हो। कोई व्यक्ति एक दूसरे पे जो आश्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे उसे हम कहते हैं अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित। तो जो एक दूसरे पर आश्रित होता है उसे हम अन्योन्याश्रित कहते हैं। अगला जो आपका वाक्य है अपने आप को धोखा देने वाला। तो अपने आप को धोखा देने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आत्मवंचक। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट आपका है आत्मवंचक। फिर अगला है जो वंदना करने योग्य हो। जो वंदना करने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम वंदनीय कहेंगे। फिर ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप लगा लीजिएगा 12 नंबर, बिना पलक झपकाए या बिना पलक गिराए हुए को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे निर्निमेष कहते हैं या अनिमेष कहते हैं। दोनों वर्ड में से किसी एक भी वर्ड को आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप तुरंत उसको टिक करेंगे। फिर अगला जो वाक्य है जहां जाया ना जा सके। जहां जाया
न जा सके तो ध्यान रखेंगे उसे हम आगम कहते हैं। फिर अगला जो वाक्य है, जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अकल्पनीय कहेंगे। 15 नंबर का जो आपका वाक्य है, जो कहा न जा सके, तो जो कहा न जा सके उसे हम कहते हैं अकथनीय, उसे हम क्या कहेंगे, अकथनीय। नेक्स्ट है पैर से सिर तक, पैर से सिर तक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लगा लीजिएगा। पैर से सिर तक को हम कहते हैं आपाद मस्तक, उसे हम क्या कहते हैं, आपाद मस्तक। फिर अगला जो वाक्य है, जिसकी कोई सीमा न हो, तो ध्यान रखेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं होता है वो असीम होता है। फिर 18 नंबर का आपका जो वाक्य है, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अल्पज्ञ कहेंगे। फिर 19 नंबर का, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। फिर 20 नंबर का आपका जो है वो ध्यान रखेंगे वाक्य, उच्च कुल में उत्पन्न या संबंधित व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो उसे हम कुलीन कहते हैं। फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है पत्र लेखन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर पत्र लेखन आप हमको सिखा दीजिए, तो आइए हम आपको आज पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। और यहाँ से एक बार पढ़ने के पश्चात आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ पत्र लेखन से कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो ध्यान रखेंगे जो जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं, शुद्ध एवं सुस्पष्ट पत्र लेखन है तो निम्नलिखित बिंदु का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो कौन कौन से बिंदु हैं वो आप पहले ध्यान से देख लीजिए। तो पहला जो बिंदु है वो है संबोधन। पहला है संबोधन, हमको ये स्टार्ट करना है बाएं से। फिर दूसरा जो पॉइंट है, फिर दिनांक, जो दिनांक हमको देना है वो संबोधन के नीचे देना है। फिर प्रश्न के अनुसार हमको विषय बनाना है। विषय के बाद जो हमको पॉइंट लिखना है वो विषय वस्तु का विवरण, जो विषय बनेगा उस विषय का विवरण पूरा हम उसके बाद देंगे। और फिर पांचवा बिंदु हम समापन करेंगे, और यह हम कहाँ समापन करेंगे, पेज में बाएं साइड से। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने नगर में स्वच्छता एवं सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ध्यान रखेंगे हम इसी पर आपको ये समझाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने सबसे पहले संबोधन किया है, तो संबोधन कहाँ स्टार्ट है, बाएं से, पेज में बाएं से। तो मैंने संबोधन में क्या लिखा, सेवा में। तो ये ध्यान रखेंगे ऐसा जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन में जो किसको संबोधन करना है वो ध्यान रखेंगे। तो नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से आया है तो उसको संबोधन करेंगे, उप जिलाधिकारी आया है तो उसको संबोधन करेंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष आया है तो उसको करेंगे। तो चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, उप जिलाधिकारी हो या नगर पंचायत अध्यक्ष हो, ये आप उसमें से प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं। फिर आएगा जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम सभी जनपद प्रयागराज से संबंधित हैं तो हम अपने जनपद का नाम लिखेंगे। तो संबोधन के बाद हमको पॉइंट मिला है दिनांक का, तो हमने दिनांक आज की दे दिया है 13 मार्च सन 2022। फिर दिनांक के बाद विषय का बिंदु आता है। तो विषय हमारा क्या है, नगर में व्याप्त गंदगी की साफ सफाई के संबंध में जो हमारा विषय है उस विषय को हमने लिख दिया। अब हमको विषय वस्तु का विवरण करना है। तो विषय वस्तु का विवरण हम आपको दे रहे हैं। महोदय दुख के साथ अवगत कराना है। यहाँ महोदय के बाद एक छोटा सा कामा लिखेंगे। ये सारी चीज़ें सावधानी पूर्वक आपको दिमाग में रखना है। कामा देने के बाद हमको नीचे से स्टार्ट करना है। दुख के साथ अवगत कराना है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे नगर में चारों ओर गंदगी फैली रहती है, जिस कारण नगर निवासियों का जीना कष्टमय हो गया है। नगर में जहाँ तहाँ कूड़े कचरों का ढेरों पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर गंदगी फैली होने से मक्खियाँ और मच्छर फैल गए हैं, जिससे बीमारी फैलने का भी डर लगा रहता है। उसके बाद आप फिर से पैराग्राफ को चेंज करेंगे।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे नगर की यथाशीघ्र साफ सफाई कराई जाए ताकि नगर निवासियों को नारकीय जीवन जीने से छुटकारा मिल सके। ये हमने आपको विवरण दे दिया। विवरण के बाद हमको अब समापन करना है, तो समापन हमको फिर से बाएं से करना है धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद प्रार्थी आपको लिखना है, लेकिन प्रार्थी में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ आप क ख ग ABCD या XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो जहाँ तक ये 3 टॉपिक, चाहे वो शब्द युग्म का हो, चाहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हो, या पत्र लेखन का हो, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। और इस सेशन से आपको लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एकदम सॉलिड हो जाते हैं। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ एक शेयर और एक सेशन को लाइक करना कतई न भूलें। धन्यवाद।